नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री विवेक क्लासेज पर स्वागत है। आज हम लेकर आ गए हैं फाइनली वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए गणित विषय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर आपके 17 अंकों का रहने वाला है और एग्जाम में आपको पेपर हल करने के लिए समय मिलेगा 2.5 घंटे का। तो चलिए इस पेपर को बिना टाइम वेस्ट किए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं भाग अ से, जिसके अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया गया है और इसमें आपके कुल 10 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके एक एक अंक का रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? आपको अभाज्य संख्या का पता करना है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें केवल खुद का ही भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो हम देखते हैं कि 12 के अंदर खुद का भाग जा रहा है, साथ में 2 का, 3 का, 6 का और 4 का भाग भी जा रहा है। तो ये तो हमारे अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं ब ऑप्शन में जो लिखा गया है 19। तो आप देखोगे कि 19 में केवल और केवल खुद का ही भाग जा रहा है 19 का, इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। विद्यार्थियों, एक पॉइंट और आपको नोट करके रखना है कि यदि किसी संख्या में खुद का भाग जा रहा है तो एक का भाग तो जाता ही है, किसी भी संख्या में एक का भाग तो जाता ही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो वो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी एक अभाज्य संख्या है। 21 के अंदर 3 का 7 का भाग जा रहा है, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। 27 के अंदर भी 3 का 9 का भाग जा रहा है, इसी कारण से ये भी भाज्य है। ओनली फॉर 19 जो हमारे ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन में वो हमारे अभाज्य संख्या रहने वाली है। एक बात और ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या जो होती है उसके दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वह संख्या स्वयं और एक। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 15 और 20 का लसा यानी LCM लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई आपको ज्ञात करना है। तो इसका क्या होगा? 15 और 20 का लसअप आपको ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, लसअप ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमें 15 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हमें 15 और 20 का ही लसअप ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15 और यहाँ पर लिख देंगे 20, क्योंकि लसअप ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड हमें एक साथ करने होते हैं। तो अब हम भाग देंगे छोटी से छोटी संख्या 2 का, क्योंकि 15 में तो नहीं जाएगा लेकिन 20 में जाएगा। तो 15 का तो हम यहाँ 15 लिखेंगे और 20 में ये 2 का भाग जाता है हमारे 10 बार, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10। अब वापस से 2 का भाग देंगे तो 15 में तो जाएगा नहीं, तो 15 का तो हम 15 लिखेंगे और 10 में 2 का भाग हमारे जाता है कितनी बार? 5 बार। अब उसके बाद में हम भाग देंगे इसमें 3 का, क्योंकि 2 का भाग हम इन दोनों में से किसी में नहीं जाता, लेकिन 3 का भाग 15 में जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। और 5 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसी कारण से 5 के 5 लिखेंगे। अब हम देंगे 5 का भाग, तो 5 का भाग इस 5 में भी गया एक बार और इसमें भी जाता है एक बार। तो ये हमारे आ गए यहाँ पर गुणनखंड। इसको हम यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ऐसे लिख देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसे हमने लिख दिया। अब इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो हमारे 15 और 20 का जो लसअप होगा वो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो स है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड। स्तंभ आलेख, जिसे हम बार ग्राफ भी कहते हैं, तो स्तंभ आलेख का उपयोग किस लिए किया जाता है? गणना के लिए किया जाता है, या आंकड़ों को चित्र रूप में दिखाने के लिए, या संख्या छुपाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो जो स्तंभ आलेख होता है, दंड आलेख जिसे हम कहते हैं या इंग्लिश में बार ग्राफ कहते हैं, इसका जो हम उपयोग करते हैं वो आंकड़ों को चित्र के रूप में दिखाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो वो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3/4 के तुल्य वह भिन्न जिसका हर 8 है। ये 3/4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 3/4। ये जो एक आपकी एक भिन्न है, इसकी आपको एक तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो इसके बराबर में मैं लिख देता हूँ कि आपको एक ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है जिसका हर आपके 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर हर में हम 8 ही लिख देते हैं। अब आपको पता करना है कि ये जो 4 है इसको किससे मल्टीप्लाई किया तब ये 8 आया है। तो आप देखोगे कि 4 को आप 2 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 8 होता है ना। तो इसी प्रकार से यदि हर को आपने 2 से गुणा किया तो अंश को भी तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर को एक जैसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा अंश में हमारे 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। तो 3/4 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी? 6/8 हो जाएगी, जिसका हर क्या है? 8 है। तो हम इसके अंदर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर स है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर है 5। एक पूर्ण वृत्त में घूर्णन का कोण कितना होता है? एक जो पूर्ण वृत्त होता है, एक जो वृत्त होता है, सर्कल होता है, इसका जो पूर्ण कोण होता है वो कितना होता है? इसका पूर्ण घूर्ण करते हैं, मतलब इसको पूरा एक बार आप घुमाते हो तो ये कितने डिग्री के एंगल पर घूमता है? तो ये हमारे घूमता है 360 डिग्री के एंगल पर। कितने पर? 360 डिग्री के एंगल पर। और एक जो अर्धवृत्त होता है यानी आधा वृत्त होता है, उसका घूर्णन होता है वो कितना होता है? आधे वृत्त का घूर्णन होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 6। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? एक वृत्त होता है, जैसे यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया तो यहाँ पर एक हमने ये जीवा खींची। वैसे जीवा इसमें बहुत सारी होती हैं, ऐसे हम खींचते जाते हैं, लेकिन इनको खींचते जाते हैं तो देखो यहाँ पर मैं दोबारा आपको समझाता हूँ। ये हमारा एक वृत्त है। जीवा क्या होती है? इस परिधि से परिधि को टच करने वाली एक रेखा होती है, ठीक है। तो ये हमारी जीवा हो गई, ये भी जीवा। इसी प्रकार से आप खींचते जाओगे तो ये एक बार तो बढ़ने लगेगी और उसके बाद में वापस छोटे होने लगेगी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो आपकी रेखा खींची गई, जो केंद्र से होकर गई है, कहाँ से होकर गई है? केंद्र से होकर। तो इसका नाम क्या है? तो इस सबसे बड़ी जीवा है, इसका नाम होता है व्यास। क्या होता है? व्यास। एक बात और आपको इसमें याद रखना है कि जो ये वृत्त होता है, इस वृत्त में केंद्र से जो ये परिधि तक की दूरी होती है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7। एक वर्ग स्क्वायर का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो एक जो वर्ग होता है उसका जो कोण होता है, प्रत्येक कोण वो 90 डिग्री का होता है, मतलब समकोण होता है। वर्ग हो या आयत, इनके जो कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 8। -20 में से 5 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पर इसने बोला है कि माइनस जो ये 20 है, माइनस की ये 20 है, इनमें से आपको घटाने कितने? 5। घटाने मतलब आपको माइनस करना पड़ेगा। किसको? 5 को, ठीक है। 5 को घटाने तो 5। अब आपको याद रखना है कि आपने एक अध्याय पढ़ा है जिसमें लिखा गया था, उस चैप्टर का नाम था जीरो के दूसरी ओर, ऐसा कुछ चैप्टर का नाम है। तो उसमें हमने पढ़ा है पूर्णांकों को। किसको पढ़ा है? पूर्णांकों को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 20 है ये हमारे माइनस का पूर्णांक है, और जो ये 5 है ये भी हमारे माइनस का है। तो जब दो माइनस के पूर्णांक यानी दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ने पर आंसर हमें सदैव ऋणात्मक मिलता है, लेकिन वो दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब योग हो जाता है। तो 20 और 5 को जोड़ने पर ये होते हैं 25। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? सो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऋणात्मक है तो आंसर हमें ऋणात्मक में ही मिलने वाला है। और दो धनात्मक पूर्णांकों का योग सदैव धनात्मक पूर्णांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। एक आयत की लंबाई 10 सेमी तथा चौड़ाई 6 सेमी है, तो इसका परिमाप होगा। एक आयत है, इसका आपको परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। तो 2 के तो हम 2 लिखेंगे, इंटू लंबाई हमारी कितनी दी गई है? 10 दी गई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10, प्लस चौड़ाई कितनी दी गई? चौड़ाई दी गई है 6, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आपको सही ढंग से दिख रहा है। हाँ, तो आगे हम इसको हल करते हैं। तो 2 के तो विद्यार्थी 2, कोष्टक को पहले हल करेंगे। 10 प्लस 6 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 16 इंटू 2 यानी 32। कितना हो गया? 32। तो इस आयत का परिमाप है वो कितना हो जाएगा? 32 सेमी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? वो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है। समबाहु त्रिभुज यानी ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। यदि तीनों भुजाएं बराबर माप की हैं तो एक भुजा को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर वो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3 इंटू भुजा, क्योंकि तीनों की तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है इसी कारण से। नहीं तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है? उसका परिमाप मिलता है। तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों को जोड़ने के बजाय हम क्या करते हैं? एक भुजा को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम भाग ब को हल करने वाले हैं। भाग ब के अंदर हमारे रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है क्रम वाइज रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जहाँ एक से मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है और कुल क्वेश्चन है 4। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 11वीं का पहला क्वेश्चन है हमारे, एक अनुचित भिन्न का अंश हर से हमेशा खाली जगह होता है। तो देखो भिन्न दो प्रकार की होती है, एक तो उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। अब इनको हम दूसरे पॉइंट में बोल सकते हैं सम भिन्न और विषम भिन्न। तो अनुचित भिन्न है उसको हम विषम भिन्न भी कहते हैं, और उचित भिन्न है उसे हम सम भिन्न भी कहते हैं। तो अनुचित भिन्न में क्या होता है कि उसका जो अंश होता है ना वो हर से हमेशा, देखो सम और विषम, सम भिन्न के अनुसार मैं आपको समझा देता हूँ, या सम भिन्न में लिखता हूँ। सम भिन्न है जैसे ये 1/2,
इसमें आपने क्या नोट किया कि इसका हर बड़ा है, अंश छोटा है, ये सम भिन्न है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ विषम भिन्न, विषम भिन्न। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3/2। आपने देखा कि इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है। सम भिन्न में हर बड़ा होता है और विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है। तो इसने क्या बोला है कि अनुचित भिन्न, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, एक अनुचित भिन्न का अंश अंश हर से हमेशा बड़ा होता है, जो हर होगा इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमारे आ जाएगा बड़ा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। जो शून्य होता है, जीरो होता है, वो धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस की जो संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 10 लाख करोड़, इन सभी से वो शून्य है, वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से सॉरी छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है और धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक दिया गया है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब माइनस की संख्या से। तो जीरो है वो माइनस की संख्या से तो बड़ा होता है, लेकिन प्लस की संख्या से छोटा होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू खाली जगह होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है 11वें का, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से जो छोटा होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। और 180 डिग्री के कोण को हम सरल कोण या फिर ऋजु कोण के नाम से जानते हैं। उसके बाद में भाग स को हम हल करते हैं, जो सत्य असत्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है और 12वीं का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो सम संख्याओं का योग हमेशा विषम होता है। दो सम संख्या है, उन दो सम संख्या को आप जोड़ दोगे तो आपको आंसर विषम संख्या मिलेगा, इसका कहना है। तो ये बात इसकी क्या है? असत्य है। यहाँ पर देखो उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक सम संख्या हमने ले ली 6 और दूसरी सम संख्या ले ली हमने 4। इन दोनों को जोड़ा तो क्या आंसर मिला? 10। तो 10 क्या है? एक सम संख्या है। दो सम संख्या को जोड़ने पर सदैव संख्या जो आपका दो सम संख्या का योगफल सदैव सम संख्या होता है और दो विषम संख्या का योगफल भी सम संख्या होता है। देखो ये भी समझ लेते हैं। एक आपकी विषम संख्या है 3 और दूसरी विषम संख्या एक और ले लेते हैं 3। इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला? 6 मिला, है ना। दो विषम संख्या का योगफल भी आपको सम संख्या मिलता है और दो सम संख्या का योगफल भी आपको सम संख्या मिलता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद में सेकेंड, चित्रलेख में चित्रों का प्रयोग आंकड़ों को दर्शाने के लिए होता है। बिल्कुल राइट है। चित्रलेख जो होता है उसके अंदर चित्रों को बनाते हैं, वो उन आंकड़ों को दर्शाने के लिए करते हैं। तो ये सत्य है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, वर्ग का परिमाप स्यार इंटू भुजा की लंबाई। तो जो वर्ग होता है उसका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र यही है, स्यार इंटू भुजा। तो ये बात इसकी सत्य है। और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा इंटू भुजा, जिसे हम भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है 12वें का, वृत्त खींचने के लिए प्रकार की आवश्यकता होती है। बिल्कुल राइट है। एक आपको वृत्त खींचना है तो आपको प्रकार की आवश्यकता होती है, जिसे हम घुमिया कहते हैं साधारण भाषा में। उसके बाद में भाग द को हम हल करते हैं, जिसके अंदर आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है और ये कुल 7 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पहला क्वेश्चन है 40। यहाँ पर इसको मिलान करना है 40। तो सामने हमें देखना है कि ये 40 है, ये किससे रिलेटेड है? 5 का गुणज है या 25 का भाजक है या फिर 49 का गुणनखंड है। तो ये 40 है, ये 40 5 का एक गुणज है, क्योंकि ये 5 के पाड़े में आता है। गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात करना, मतलब उसके पाड़े में आने वाली संख्या। तो यहाँ पर 40 है, ये हमारे इससे मिलान कर जाएगा क्योंकि ये 5 का गुणज है। उसके बाद में 7 किससे रिलेटेड है? ये 49 का गुणनखंड है। तो ये 7 है, ये इससे मिलान कर जाएगा क्योंकि ये 49 का गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है? किसी भी संख्या के गुणनखंड, मतलब उसमें किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, वो उसके गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि 10 के गुणनखंड, तो इस 10 के अंदर किन किन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाता है, वो इनके गुणनखंड है। तो किसका भाग जाएगा? एक तो 1 का जाता है, एक 2 का जाता है, एक 5 का जाता है। ये 1 2 5 ये क्या है? ये 10 के गुणनखंड है ना। उसके बाद में 5वां, ये डायरेक्ट इससे ही मिल जाएगा क्योंकि 25 का भाजक 5 है, क्योंकि 25 में 5 का भाग पूरा पूरा। जिस संख्या में किसी संख्या का भाग पूरा पूरा जाता है ना, वो उसका भाजक कहलाता है। तो 25 का भाजक 5 हो गया। उसके बाद वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। विद्यार्थियों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके अंदर संख्या है वो बदल सकती है, लेकिन उसको हल करने का तरीका है वो चेंज कभी नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मसफ HCF, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मसफ आपको ज्ञात करना है किसका? पहले वाला पॉइंट है आपके 18 और 24 का। क्या ज्ञात करना है? मसफ। देखो विद्यार्थियों, लसफ ज्ञात करने के लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं और मसफ ज्ञात करने के लिए भी हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं। लेकिन लसफ ज्ञात करने के लिए हमने पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर सीखा है
कि लसब ज्ञात करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड एक साथ करते हैं, और मसब ज्ञात करने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पहले वाले के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 18 और 24 का। मसब ज्ञात करना है तो अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम करेंगे 18 के गुणनखंड। सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा क्योंकि 2 का जाएगा नहीं, तो 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 में 3 का भाग 1 बार, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है, उसके बाद में हम 24 के गुणनखंड करते हैं, तो इसके यहाँ पर कर लेते हैं। सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। सम संख्या 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। विषम संख्या आ गई 3, तो 3 में 3 का भाग 1 बार जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 18 के गुणनखंड। 18 के गुणनखंड आपके मिले हैं 2 × 3 × 3। और उसके बाद में 24 के गुणनखंड हम लिखते हैं, तो 24 के गुणनखंड आपको क्या मिले, 24 के मिले 2 × 2 × 2 × 3, ये मिले। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मसब ज्ञात करना है। तो इनमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको हम सुनेंगे, मतलब दोनों में आने वाली संख्या को सुनेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिख देते उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लिखेंगे 3। इसके बाद में दोबारा 3 इसमें है, लेकिन दोबारा इसमें 3 नहीं, और इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये इसके आपके क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे। अब आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3 दूनी 6, तो ये आपके आ जाएगा 6। इनका लसप सॉरी मसप है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब दूसरे वाले क्वेश्चन को आप हल करके अपनी रफ कॉपी में आंसर है वो कमेंट कर दो यदि आपके पास समय है तो, अन्यथा आपने इस तरीके को समझ लिया है। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 से 3/4 को विषम भिन्न के रूप में लिखे। मतलब ये एक मिश्रित भिन्न है, तो इसको सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न में बदलोगे तो आपको एक विषम भिन्न प्राप्त होने वाली है। तो इसको मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, 2 से 3/4 ये कुछ इस टाइप से, इसको सरल भिन्न में बदलना है। तो क्या करते हैं, इसका एक तरीका है, ये जो आपको हर दिख रहा है ना, इस हर को आप फर्स्ट में लिख दो, हर को आप मल्टीप्लाई कर दो। हर को मल्टीप्लाई किससे करना है, ये जो पूर्णांक है ना, इससे, 2 से। उसके बाद में आपको जोड़ देना है। जोड़ना किसको, अंश को जोड़ना है, तो अंश को जोड़ देंगे। और बट्टे में आपके इसके 4 है, तो यहाँ पर भी 4 ही रहने वाले, ये इसका तरीका है। 4 दूनी, अब देखो मल्टीप्लाई पहले होता है, तो 4 दूनी 8, 8 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 कितने होते हैं, आपको पता है 11 होते हैं, तो 11/4 ये आपके हो गई विषम भिन्न। ठीक है, तो ये मिश्र भिन्न को हम ऐसे विषम भिन्न में बदल सकते हैं। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन, उस त्रिभुज का नाम लिखिए जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। तो उस त्रिभुज का नाम लिखना है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। जब तीनों भुजाएं बराबर है तो उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। यदि 2 भुजाएं बराबर है तो उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है तो उसका नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, 30 मिनट 1 घंटे की कौन सी बीन है। 30 मिनट का 1 घंटे के साथ में इसकी बीन ज्ञात करनी है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना। तो यहाँ पर हमें किसका ज्ञात करना है, 30 मिनट का। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 30, किससे कंपैरिजन करना है, 60 से। 1 घंटा यानी 60 मिनट से। अब काट के छोटा कर देंगे, ये हमने 30 मिनट को 60 यानी 1 घंटे से बीन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। काट के इसको छोटा करते तो ये 0 से हम 0 काट देते, तो यहाँ पर बस हमारे 3/6। अभी भी दोनों में एक जैसी संख्या का भाग जा रहा है। 3 में 3 का भाग 1 बार जा रहा है और 6 में जा रहा है 2 बार। तो ये इसकी भिन्न हो गई 1/2, और 1/2 का मतलब है आधा। 30 मिनट का मतलब होता है आधा किसका, 1 घंटे का। तो ये हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में थोड़ा व्यवस्थित ढंग से लिखना है, यहाँ पर मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। और उसके बाद में 18वां क्वेश्चन है, 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आपको 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले अब वो उस गुहिया की जरूरत पड़ेगी जिसे हम प्रकार कहते हैं। प्रकार के अंदर यानी पेंसिल वाला जो प्रकार है वो, उसके अंदर पेंसिल डालना है। और मान लो ये आपकी एक स्केल है, यहाँ पर आपके लिखा गया है 0, और उसके बाद में यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पर है 5, तो यहाँ पर लिखा गया होगा 5। अब जो प्रकार है उसके अंदर नुकीला इच्छा है ना, नुकीला, वो तो यहाँ रखना है। और इस प्रकार को आज से आपको खोलना है कहाँ तक, 5 तक। इस पेंसिल को यहाँ तक लाना है। ठीक है, और नुकीला इच्छा आपके यहाँ होना चाहिए, इतना रखना है। और उसके बाद में कहीं पर भी आपके पेज हैं उसके ऊपर नुकीले इच्छे को रख दो, और इसको जो भी आपके प्रकार है इसको ऐसे चारों तरफ घुमा लो। आपके एक ये बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और ये इस लाइन को यहाँ से मिला देना, और यहाँ पर आपको लिख देना है 5 सेमी। ठीक है, ये आपकी इस प्रकार से एक वृत्त बन जाएगा 5 सेमी त्रिज्या वाला।
उसके बाद में है 19वां क्वेश्चन, संख्या रेखा पर दर्शाइए यदि हम एक के दाईं ओर 3 कदम चलें तो कहाँ पहुंचेंगे। मान लो ये हमारी एक संख्या रेखा है, मैं यहाँ पर खींच लेता हूँ संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है, इसने शुरुआत की है 1 से, तो यहाँ पर मान लो हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा 1 है या 2 है या 3 है, 4 हैं या 5 हैं या आगे 6 हैं, 7 है। अब इसने क्या बोला, 1 से दाईं ओर, तो ये 1 है, इससे दाईं ओर मतलब इस साइड में, राइट साइड में, और बाईं ओर बोलता तो इस साइड में हमें जाना होता है। तो इसने बोला 1 से दाईं ओर 3 कदम, तो ये 1 है, यहाँ पर हम खड़े हैं, इससे दाईं ओर यानी इस साइड में हमें कितने कदम चलना है, 3 कदम, तो ये देखो हमारा 1 कदम, दूसरा कदम और ये तीसरा कदम, कहाँ पर हम पहुँचते हैं, 4 पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से आप ये संख्या रेखा खींच दोगे और उस जहाँ पर आप पहुँचते हो वहाँ पर इस प्रकार से गोल घेरा कर देना है और यहाँ लिख दोगे 1 से दाईं ओर 3 कदम चलने पर हमें 4 प्राप्त होते हैं, मतलब कहाँ पर पहुँचते हैं, संख्या 4 पर पहुँचते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट भाग को हम हल कर रहे हैं जिसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन हैं 6 अंक के, या फिर आपके 6 क्वेश्चन हैं 3 अंक के, हाँ 6 क्वेश्चन होंगे इसमें आपके 3 अंक के। तो यहाँ पर 20वें क्वेश्चन को हल करते हैं। 20वें का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को प्लस या माइनस चिन्ह से आपको दर्शाना है। तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, तो देखो इस प्रकार से मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपके एक एक्स अक्ष है मान लो और ये आपके एक वाई अक्ष है। अब यहाँ पर मान लो 0 है, यदि यहाँ से आप इस साइड में जाओगे तो ये आपके प्लस की संख्या देता है और यहाँ से यदि इस साइड में जाओगे तो ये माइनस की संख्या होती है। यहाँ धरातल से ऊपर की तरफ आप चलते हो तो ये आपके प्लस की संख्या देता है और नीचे आते तो उसको माइनस से दर्शाते हैं। तो ये समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, समुद्र तल से नीचे की ओर दर्शाने के लिए कह रहा है 100 मीटर नीचे, तो वहाँ पर हम लिखेंगे इसको -100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, -100। बैंक खाते में 500 रुपये जमा, यदि जमा कर रहे हैं तो प्लस में लिखते हैं और निकालते हैं तो माइनस लिखते हैं। तो जमा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है प्लस 500, ऐसे आपके इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। चित्र बनाना है आपको एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज बोले तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होनी चाहिए, तो ये आसानी से आप बना सकते हो। ये आपने एक लाइन खींच दी, एक लाइन ये खींच दी और इसको आपने इस पॉइंट से मिला दिया, ये आपके विषमबाहु त्रिभुज हो गया क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग माप की है। एक अधिक कोण, तो यहाँ पर आपके अधिक कोण बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें एक लाइन खींचनी होती है ना, एक क्यों नहीं खींच ली। अब आपको संदेह की सहायता से बढ़ाओ, यहाँ पर अधिक कोण है तो आपके 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो ये इस सीध में आपके 90 डिग्री होता है एल आकार में, एल से यदि बाहर की तरफ झुका हुआ है तो वो फिर आपके होता है अधिक कोण, तो ये आपके अधिक कोण हो गया। अब ये कितने भी डिग्री का हो सकता है, आप माप के लिख सकते हो। एक आपको मैं बता दूं कि आयत की रचना करना आपके बुक के अंदर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसको सही ढंग से याद कर लेना, आयत की रचना करना सीख लेना। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, राम 50 पृष्ठों वाली एक किताब के 10 पृष्ठ पढ़ता है। अब राम कितने पृष्ठ पढ़ता है, राम मैं यहाँ लिख देता हूँ, राम पढ़ता है 10 पृष्ठ। कितने पृष्ठ, 10 पृष्ठ। उसके बाद में श्याम उसी किताब का 1/2 भाग पढ़ता है। तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा भाई कि श्याम ने कितने पेज पढ़े, राम ने तो 10 पृष्ठ पढ़े, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन श्याम है, इस श्याम ने तो 1/2 भाग पढ़ा है, तो इसने पेज कुल कितने पढ़े ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे श्याम, श्याम ने कितना भाग पढ़ा है, 1/2 भाग पढ़ा है। कितने का 1/2 भाग पढ़ा है, ये 50 पृष्ठों का 1/2 भाग पढ़ा है, तो इसको हम 1/2 को गुणा कर देंगे 50 से। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग 50 में पूरा पूरा जा रहा है आपके कितनी बार, 25 बार। अब अंश में क्या बचा, 1 और 25, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 25 पृष्ठ। अब आपको पता है इन दोनों में ज़्यादा किसने पढ़ा है, श्याम ने ज़्यादा पढ़ा है और राम ने कम पढ़ा है। इसने बोला किसने कम पढ़ा है, तो राम ने कम पढ़ा है, श्याम ने ज़्यादा पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते, 23वां क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, इसके चारों ओर तार लगाने के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। खेत भी यहाँ बना लेते हैं, ये रहा खेत, ये जो मेरे प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं उनका खेत है, इसकी आपकी लंबाई है 40 मीटर, मान लो ये आपकी 40 मीटर है और ये चौड़ाई है आपके 20 मीटर। अब इसके चारों ओर आपको तार लगाने के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, तो इसके चारों ओर ये 20 है तो ये भी 20 है, ये 40 है तो ये 40 है। पहले मतलब उसके चारों ओर की बात हो रही है, उसके चारों ओर तार लगाना मतलब परिमाप ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे हम।
आयत का परिमाप। अब आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र तो शायद आपको आता ही होगा, मुझे तो याद है नहीं, आप बोलो। तो एक विद्यार्थी ने मान लो बोला है कि 2 इंटू कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे इस सूत्र को हम पहले भी हल कर चुके। 2 के 2 इंटू लंबाई हमारी कितनी है 40 है, प्लस चौड़ाई है हमारे 20। आगे इसको हल करते 2 इंटू 4, ये कोष्टक पहले हल होगा, 40 प्लस 20 यानी कितने हो गए 60 हो गए। मल्टीप्लाई किया 60 को 2 से तो ये हो गया 120 मीटर। खेत का परिमाप कितना है 120 मीटर है। मतलब कितने लंबे तार की आवश्यकता है 120 मीटर लंबे तार की आवश्यकता है। यदि वो एक ही राउंड लगाना चाह रहा है तो, यदि वो 3 राउंड लगाना चाहता है तो इस परिमाप को 3 से गुणा करेंगे। 4 राउंड लगाना चाहता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डबल राउंड लगाना चाहता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ गया है। एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः 4, 6 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। मान लो 3 घंटियां 1 घंटे 4 मिनट के बाद बजती हैं, दूसरी घंटी 6 मिनट के बाद, और तीसरी घंटी वो 8 मिनट के बाद बजती हैं। तो आपको बताना है कि यदि वे एक साथ बजी, मान लो अभी जस्ट वो एक साथ में बजी है, तो अगली बार वे कितने समय बाद आपस में मतलब एक साथ बजेगी। मान लो अभी जस्ट वो एक साथ में बजी, तो अब कितनी मिनट के बाद में वो एक साथ बजेगी। तो आगे का बात मतलब आपको ज्ञात करना है। जब आगे का ज्ञात करना होता है तो इस ऐसी स्थिति में हम क्या ज्ञात करते हैं, लसप ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, लसप ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए लसप ज्ञात करने के लिए आपको पता ही है, लसप ज्ञात करने के लिए हम बाजी गुणनखंड क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। तो या 4, 6 और 8 का एक साथ गुणा मतलब बाजी गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं। 4 में गया 2 बार, 6 में गया 3 बार और 8 में गया 4 बार। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, 2 में 1 टाइम, 3 में गया नहीं, 4 में गया 2 बार। वापिस से 2 का भाग, 1 में तो 1 का 1 और 3 में गया नहीं और 2 में गया 1 बार। और उसके बाद में वापिस से हम भाग देंगे भाई किसका, अब की बार भाग हम देंगे 3 का। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और यहाँ पर तो 1 आया हुआ है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सभी के पहले गुणनखंडियाँ लिखेंगे, 4 के गुणनखंडियाँ लिखेंगे। इन सभी के मतलब गुणनखंड तो हमारे एक साथ ही हुए। एक मिनट हमें क्या ज्ञात करना है, हम लसप ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर इसके गुणनखंड है वो लिख देंगे एक साथ में सभी के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे आए। और इनको मल्टीप्लाई करने पर ये कितने हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। तो यहाँ लिख दोगे अतः तीनों घंटियाँ 24 मिनट के बाद में एक साथ बजेगी। ठीक है, तो आगे का हमें ज्ञात करना है तो लसप ज्ञात करना है, पीछे का ज्ञात करना है तो हमें मसब ज्ञात करना है। वैसे एक पॉइंट और याद रखना कि जब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी पड़े तो भी लसब ज्ञात करते हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी पड़े तो भी हम मसब ज्ञात करते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है मसब, सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है तो लसब। यहाँ पर भी कम से कम समय की बात हुई है तो हमें लसब ही ज्ञात करना है, क्योंकि लसब LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटा। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन है। यहाँ पर 6 अंक का क्वेश्चन है। एक आयत की रचना कीजिए। देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसकी लंबाई 5 सेमी और चौड़ाई 3 सेमी है, और इसका क्षेत्रफल भी है साथ में आपको ज्ञात करना है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन। सबसे पहले विद्यार्थी हम क्या करेंगे, आयत की रचना करने के लिए हमें एक कच्चा आयत का चित्र बना लेना है, और इसके नीचे नाम भी आपको लिखना है, कच्चा चित्र। कच्चा चित्र, इसका नाम रख दो आप ABCD कुछ भी रख दो, ये रख दिया मैंने। अब इसकी लंबाई इसने 5 बोला तो इसको मैं 5 रख देता हूँ। चौड़ाई 3 बोला तो यह चौड़ाई मैं 3 रख देता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं। अब हम इसका मतलब ज्ञात करेंगे, मतलब इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी सीधी स्केल की सहायता से। ये हमारे हैं 3 सेमी है, तो सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से 3 सेमी लंबाई रेखाखंड खींच रहे हैं। कितने सेमी, 3 सेमी। अब हम क्या करेंगे, सांधे की सहायता से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। चंदे की सहायता से आपको बनाना विद्यार्थी, ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी आप 90 डिग्री का कोण बनाओगे दोनों साइड में। ये आपका बिंदु A था, ये आपका बिंदु B था। ठीक है, ये 90-90 डिग्री के आपने कोण बना लिए। अब ये वाली मतलब ये तो 3 थी, लेकिन ये कितनी थी, 5 थी। तो आप क्या करोगे, उस प्रकार के अंदर वापस से 5 सेमी भरोगे, जो हमने आपको सिखाया था कि प्रकार के अंदर कैसे भरते हैं। वो क्वेश्चन कहाँ पर है, मैं अभी चलता हूँ उस क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखो मैंने समझाया था कि यहाँ पर न्यूक्लियर इच्छा और यहाँ पर आपको रखना है पेंसिल का सिरा। तो ये 5 सेमी ऐसे भरना है, यहाँ पर न्यूक्लियर इच्छे को रखना और उस प्रकार को खोलना है 5 सेमी तक, ताकि पेंसिल यहाँ 5 पर आ जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, कहाँ पर गया, ये रहा क्वेश्चन। अब 5 सेमी भरने के बाद में आप A बिंदु से भी ऊपर की तरफ यहाँ ऐसे सांप काटोगे,
यानी नुकीले हिस्से को यहाँ रखोगे और पेंसिल जहाँ पे ये टच हो रही है वो ऐसे आप कर दोगे, और उसी प्रकार से बी पॉइंट पर भी रख के आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, इस प्रकार से कर दोगे तो ये आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये पॉइंट आपके सी है और ये पॉइंट आपके डी है। अब स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दोगे तो ये आपके एक आयत की रचना हो जाएगी, एक आयत बन जाएगा। और यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री की होती है। अब इसकी रचना क्या होती है कि आपने इसमें क्या क्या काम किया वो आपको लिखना है। तो सर्वप्रथम आपने एक कच्चा चित्र बनाया और उसके शीर्षों के नाम रखे ABCD और उसके माप भी रखे। ठीक है, इसके जो भी पैमाने थे, माप थे, वो आपने रख दिए। उसके बाद में आपने स्केल की सहायता से 3 सेमी आप एक AB 3 सेमी रेखाखंड खींचा, फिर A बिंदु पर 90 डिग्री का और B बिंदु पर भी 90 डिग्री का कोण बनाया। और उसके बाद में आपने प्रकार की सहायता से ए बिंदु से 5 सेमी ऊपर की तरफ सांप काटा और उसी प्रकार से बी बिंदु से भी आपने ऊपर की तरफ एक सांप काटा। सभी बिंदुओं को आपस में स्केल की सहायता से मिलाने पर आपको एक आयत प्राप्त हुआ। इस प्रकार से इसकी रचना होती है, मतलब रचना वो होता है जो आपने इसमें क्या काम किया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 26वां। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए दंडालेख यानी बार ग्राफ आपको बनाना है। दंडालेख बनाने के लिए जो आपके ग्राफ का पेज होता है, उस ग्राफ के पेज पर ये आपका एक्स अक्ष ऐसे खींच लेना है और ये आपके वाई अक्ष होता है जो ऐसे आपको खींच लेना है। ठीक है, इसका आप ऐसे अपने मतलब वहाँ पर लाइनें होती हैं, वहाँ पर इस प्रकार से आपको ये कर देना है बराबर में। आप नहीं करोगे तो भी ये चलेगा और इसमें आपको ऐसे करना ही। अब आप देखोगे कि ये जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये हमारा एक्स होता है और ये हमारा वाई होता है। इसको एक्स अक्ष पर रखना है और दूसरे वाले को वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर पैमाना रखेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमारे 8 है और सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है। तो मतलब 1 से हम 8 तक आसानी से लिख सकते हैं। तो या 1 या 2 या 3 4 5 6 7 और मान लो यहाँ 8 हो गई। तो ये ऐसे आसानी से हम लिख सकते हैं इसमें। तो फलों की संख्या यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये फर्स्ट वाले पॉइंट को हम, जो फर्स्ट वाला हमारे आम है, तो इसे हम आम मान लेते हैं। आम कितना 8 है, तो आम से ये लाइन हम 8 के सीध तक चलेंगे। मान लो ये 8 हमारे यहाँ हो रहा था तो यहाँ तक चलेंगे और इसके सामने वाले कॉलम को इस प्रकार से हम मिला देंगे ऐसे। ठीक है, मैं ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मिल रहा है लेकिन आपको ऐसे समझ लेना है। और उसके बाद में बी में सेव है, इसको आपने छोड़ा, इस पॉइंट को कैचअप किया है तो इस इतना छोड़ दो और यहाँ से आप कैचअप कर लो। यहाँ पर आप सेव को लिखोगे, सेव कितना 5 है, तो ये यहाँ देखो 5 से यहाँ तक आ रही है तो यहाँ तक ये खींचेंगे, यहाँ तक खींचेंगे और इस प्रकार से आगे वाले कॉलम तक इसको मिला देंगे। इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये आपके सेव का हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से हम संतरे का हो जाएगा, संतरे का 7 है तो संतरे का 7 के सीध बनेगा। और उसके बाद में केले का 4 है तो इसको छोड़ के यहाँ से केले का 4 के सीध में बढ़ेंगे। यहाँ देखो ये 4 यहाँ है तो यहाँ पर लगभग ये बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये केले का। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपने क्या दर्शाया, यहाँ पर आपने दर्शाया है भैया ये मतलब ये वाला वाई अक्ष है तो फलों की संख्या। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, फलों की संख्या ऐसे लिख। और यहाँ पर आपने क्या दर्शाया, ये आपने दर्शाया पसंदीदा फल, तो यहाँ पर आप लिख दोगे पसंदीदा फल, पसंदीदा फल। और ये आपके किसका था, आम का था, तो यहाँ आपको नाम लिखना पड़ेगा आम। ये सेब का तो यहाँ सेब, ये संतरे का है तो यहाँ पर संतरा, ये केले का है तो यहाँ पर केला। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको एक पैमाना रखना है और पैमाना क्या है आपके, एक रख दो, एक्स पर रखो या वाई पर रखो। वाई पर आप रख दो 1 इकाई बराबर 1 फल। ठीक है, एक फल की संख्या। इस प्रकार से आपके हो जाएगा, दंडालेख भी बन जाएगा। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों ये पेपर, प्रैक्टिस पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एग्जाम में इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं यदि आपने इस पूरे प्रोसेस को सही ढंग से समझा है तो अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो एक बार कमेंट में जय हिंद अवश्य लिख देना। अब हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारी तरफ से आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।